नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य आपदा प्रबंधन योजना के शुभारंभ व प्रशस्ति पत्र वितरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने 2017 में एसडीआरएफ की 3 बटालियन गठित की थी और आज एसडीआरएफ का अपना मुख्यालय है, अपने उपकरण हैं। प्रदेश में हर आपदा से नुकसान को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। इस दौरान सीएम ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन का शिलान्यास भी किया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जैसे हमारे राज्य मंत्री बोल रहे थे, बाढ़ उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील और संवेदनशील है। 24 जनपद अति संवेदनशील हैं और 16 जनपद संवेदनशील हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ प्रबंधन के बेहतरीन प्रयास करने का परिणाम था आज 4 से 5 जनपद ही ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के संकट से हमें बरसात में सप्ताह 10 दिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। शेष वहां पर अन्य जनपदों से इसे मुक्ति करने के लिए उठाए गए कदमों के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट हो या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक, ये पूरी जी जान से लग करके प्रशासन के साथ लग करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है, लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है, साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जीत के बाद प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस बारे में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि नगर विकास विभाग परिवार के अंग बन चुके हैं। इन सभी प्रतिनिधियों में नगर विकास के कार्यों, योजनाओं और क्रियाकलापों के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए ऐतिहासिक कार्यशाला का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यशाला में निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। नगर निकाय के चुनाव पूर्ण हो गए। हमारे ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने जो चुने गए हैं, जनता ने जिन्हें चुना है, उन सब ने शपथ भी ले लिया है। अब वो सभी नगर विकास परिवार के अंग बन गए हैं। उन सब का नगर विकास की योजनाओं, नगर विकास के जो कार्यकलाप हैं उनके प्रति उनकी अभिरुचि पैदा करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए हमारे सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या अपेक्षाएं हैं नगर विकास विभाग से और उनके सभी अंगों से, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए कल यानी कि 1 जून को एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऐसी कार्यशाला मुझे नहीं लगता कि पहले उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी कार्यशाला हुई होगी किसी चुनाव के बाद। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि शायद पूरे देश में ऐसी कार्यशाला शायद पहली बार हो रही होगी कि जिसमें नगर निकायों के हमारे उत्तर प्रदेश के सभी 762 चुने हुए जो अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, जो उनके जो प्रतिनिधि भी गण भी साथ में जुड़ेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत फतेहपुर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। राज्यपाल डॉक्टर
थावर चंद गहलोत ने त्रिवेदी फाउंडेशन की ओर से तैयार मंदिर और धर्मशाला का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था काफी चुस्त और दुरुस्त है। रात में महिलाएं बिना डर के घर के बाहर आ जा सकती हैं। महिलाओं को लेकर प्रदेश की सरकार काफी गंभीर है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में यूपी सरकार के मिनिस्टर और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने लोकसभा चुनाव को लेकर बस्ती और संत कबीर नगर के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। तो वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा का कोई कार्ड काम नहीं आएगा। उन्होंने साफ कहा कि अपना दल एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारा ध्येय जीत दर्ज करना है। तो वहीं उन्होंने 80 में से 80 सीटें जीतने का भी दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं तो राजनीति में बहुत पुराना नहीं हूं, 80 के दशक का तो हूं नहीं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि एनडीए की सरकार ने गांव गरीब के हर उस व्यक्ति के लिए काम करना चाहा है जो जरूरतमंद है, और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, शौचालय दिया गया तो क्या ये कहा गया कि इसको देना है इसको नहीं देना है? आवास दिए गए तो क्या कहा गया इसको देना है इसको नहीं देना है? तो हमारी जो सरकार है एनडीए की, जो 2014 से देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में है, इसने लगातार। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में भी शिरकत की। तो वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि जनपद में लोक निर्माण विभाग की ओर से चल रहे कार्यों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश की जनता को वर्ल्ड क्लास सड़कें उपलब्ध कराई जाएं। ये मिश्रा जी और सभी स्थानीय विधायक गणों के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन, बिंदुवार चर्चा हुई है। जो यहाँ लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की समीक्षा, एक एक सड़क, एक एक सेतु, नेशनल हाईवे, इंडो नेपाल बॉर्डर की योजनाएं, और यहाँ भवन निर्माण जो हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज संबंधी, सभी पे समीक्षा की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश, जीरो टॉलरेंस पे जो सरकार काम कर रही है, स्पष्ट कर दिया गया है। समय सीमा पे कार्य होंगे, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। और आने वाले वर्ष के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कि लखीमपुर जनपद में आने वाले वर्ष में कार्य योजना में कौन से वो योजनाएं और वो सड़कें और सेतु शामिल करने हैं, ताकि यहाँ इस जनपद का विकास भी हो सके। और जो ये सरकार की मंशा है कि वर्ल्ड क्लास सड़कें जनता को उपलब्ध कराई जाएं। तो वही बीजेपी अपने 9 साल पूरे होने और अपनी योजनाओं से देश और जनता की भलाई के लिए किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुकी है। यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने 9 साल के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी भुनाने का काम कर रही है। अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि वो 30 मई से 30 जून तक पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान के तहत रैलियों का आयोजन करेगी और इन रैलियों के माध्यम से अपने कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाएगी। सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में
जितने काम हुए हैं वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा हुए हैं हर क्षेत्र में। और इन 9 सालों में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है। देखिए, हिमाचल और कर्नाटक में हार के बाद भाजपा कहीं न कहीं तो सकपकाई हुई है और इसी संदर्भ में ये लोग महाजनसंपर्क रैली शुरू कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका फायदा भाजपा को जरूर होगा। वो इसलिए कि ये पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, रैलियां करेंगे और इन रैलियों में खास तौर पे भाजपा के बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और योगी जी वगैरह जनसभाएं करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर आज से प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। आज से प्रत्येक लोकसभा में कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया प्रभारी आम जनता से संवाद करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 30 तारीख तक प्रदेश भर में तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। बहुत शानदार शुरुआत है और आज 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रत्येक लोकसभा में हमारा सोशल मीडिया का वॉलंटियर्स का मीट है। सुबह मीडिया के साथ प्रेस है, प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया के साथ जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, हमारे सांसद होंगे और स्थानीय हमारे नेतागण हैं, उनका जो है सबके साथ संवाद है। और आपने देखा प्रदेश का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जो 29 तारीख को था, आप सबके कारण बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और लोकसभा स्तर पर भी हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सफल रहने वाला है। और प्रत्येक जो है 4 दिन बाद 5 दिन बाद की एक अभियान है। अभी ये सोशल मीडिया का अभियान है 1 से 5 तक, फिर अन्य अभियान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसकी वजह से सीएम धामी की देश भर में सराहना भी हो रही है। बता दें कि प्रशासन प्रदेश में नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज से कार्रवाई करने जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड की 23 नदियों के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण के खिलाफ आज धामी का बुलडोजर गरजेगा। अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे चरण की आज से बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां अब लैंड पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब नदियों पर भी अतिक्रमण की पहचान करके वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अंधाधुंध अतिक्रमण पर सीएम धामी का बुलडोजर गरजेगा। तो आज से अतिक्रमण हटाने का सेकेंड फेज शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 23 नदियों को चिन्हित किया गया है। गंगा, सपना, मालदेवता और तमाम अन्य नदियों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सहस्त्रधारा की बात की जाए, पौंधी आसन से भी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके अलावा टॉन्स से अतिक्रमण को हटाया जाएगा, यमुना से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तो अतिक्रमण मुक्त करने की जो ये पहल है, आज से उसका दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, केवल आपकी मंशा होनी चाहिए। और हमारी सरकार लगातार, चाहे नदियों के किनारे हो, सड़कों के किनारे हो, जंगलों में हो, अतिक्रमण कहीं पर भी हो, पुष्कर सिंह धामी जी ने ठाना है इस प्रदेश से अतिक्रमण हटाना। और आप लगातार देख रहे हैं, विकास नगर में नदी किनारे हमने 600 घरों पर बुलडोजर चलाया जो अवैध रूप से बने हुए थे। और इसी प्रकार किसी भी नदी के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त करेंगे, प्रत्येक नदी को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। मैंने कहा कि हमने सुदूर विकास नगर से शुरुआत की है, यहाँ तक पहुंचने दीजिए मुहिम को। निश्चित तौर पर जो जो अवैध है सब हटेगा। कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, धाकर धामी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि लीपापोती होगी। हम कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जंगलों में आप देखिए किस प्रकार 2000 मजारों को हटाया गया, अवैध मजारों को। विकासनगर में किस प्रकार जो है 600 अवैध जमानों पर मकानों पर बुलडोजर चला दिया। तो वहीं उत्तराखंड में चारों धामों पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं तीर्थ यात्रियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 धाम यात्रा पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं भारी बारिश के चलते यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा रोक दी गई है। तो वहीं मौसम खराब
होने के चलते केदारनाथ में ऑनलाइन पंजीकरण पर 15 जून तक रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें और सतर्क रहें। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। घाटी के पैदल रास्ते पर 2 जगह पर भारी हिमखंड पसरे हैं। पर्यटकों को हिमखंडों के बीच से ही होकर गुजरना होगा। 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की घाटी हर साल पर्यटकों के लिए 1 जून से खोल दी जाती है और 31 अक्टूबर को बंद कर दी जाती है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आकर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और करीब 500 से ज्यादा प्रजाति के फूलों का दीदार करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से ब्रह्मकमल, फेन कमल, ब्लू पॉपी, मॉरिशस, मैरीगोल्ड, गोल्डन और रॉड स्थित कई फूल खिलते हैं। मॉनसून को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को 15 जून तक मॉनसून से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग, पेयजल और विद्युत विभाग को हर संभव तैयारी, सड़क किनारे नालियों की सफाई, बंद पड़े कलमट को तेजी से खोलने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी दिक्कत न आए। बावजूद इसके अगर किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बैठक हमने विभिन्न अधिकारियों के साथ करी है जो मानसून से पूर्व की तैयारियां होती हैं। उसमें 2-3 निर्देश सभी को दिए गए हैं। एक तो जो नालियां हैं सड़कों के किनारे और जो कलवर्ट इत्यादि हैं बने हुए जिनसे पानी पास होता है, उसकी सफाई करवा ली जाए ताकि किसी भी तरह का वाटर लॉगिंग होकर या पानी की वजह से लैंडस्लाइड की स्थिति ना बने। दूसरा, जो विभिन्न विभागों की सड़कें हैं जहां सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पर अपने जेसीबी इत्यादि की तैनाती करवा लें। तो वहीं देहरादून में नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नई लाइटों के लगाने का काम ठप हो गया है। भुगतान न होने के कारण कंपनी ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में जिन वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब थी या बदली जानी थी वहां के लोगों को फिलहाल अंधेरे में रहना पड़ेगा। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शहर की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की EESL कंपनी को सौंपी गई थी। तो वहीं EESL कंपनी की ओर से एक कंपनी आस्था इलेक्ट्रिकल पोल लाइट लगाने और मरम्मत का काम सौंपा गया। नहीं लाइटें लगाने लगे और लाइटें न लगाने और खराब लाइटों की शिकायतों के बाद अब नगर निगम की ओर से कंपनी का काफी भुगतान रोक दिया गया है। इसे EECL कंपनी आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी को भी भुगतान नहीं कर पा रही है। कि हमारा जो लाइट का काम है हमने EESL को दे रखा है और EESL ने आगे आस्था को जो है मेंटेनेंस के लिए दे रखा है। तो मेंटेनेंस से आस्था वालों का जो पैसा है EESL वालों ने उनका भुगतान करना है। हमारा जो निगम से भुगतान है EESL को हम लगातार भुगतान कर रहे हैं और हमारे स्तर पे वो नहीं है। अगर ये इसके आस्था वालों और EESL वालों का नहीं होगा तो वो हम इसको जो है जो मेंटेनेंस का काम है इसको EESL से लेकर जो है किसी और को देंगे ताकि ये शहर की जो हमारी लाइटों की व्यवस्था ये ठीक हो सके। और जो लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि पिछले साल बरसात में शिकायत आई थी और वो लगातार अभी भी बनी हुई है,